बच्चे बड़े प्रमाण में यहाँ बांग्लादेशियों ने जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। 1,26,000 मतदाता में एनामोली संदिग्ध डाउटफुल पाए गए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि चुनाव आयोग के कुछ बीएलओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर इसमें शामिल हो गए। नीदा एजाज खान का जो टीसीएस मामला पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, आज फाइनली उसमें जो मेन आरोपी था दानिश एजाज शेख, उसकी जानिब से कोर्ट ने 75,000 रुपीज़ की सोलेंसी की बुनियाद पर उसकी आज ज़मानत मंजूर की। ये है ना बॉक्स उधर कहीं रखा हुआ है, निकाल के तुम। इफ्तिकार भाई, खालिद इसके बात कर रहा हूँ मालेगांव से। हाँ बोलो खालिद भाई। ये सिरपुर फाटे के तरफ में जो एक्सीडेंट हुआ, हाँ तो ये कैसे हुआ और क्या हुआ यार? इसके अंदर कितने लोग जख्मी हैं, क्या है, जरा आपको उसकी मालूमात है क्या? मालूमात और ऐसी कौन से मिली दिन हुआ खालिद, था ये मालूमात ऐसी मिली खालिद भाई। 18 तारीख को आज की 19 शनिचर के दिन सवेरे ये अजमेर से आ रहे थे। ये अपना एर्टिगा कार में, हाँ उसके अंदर टोटल 7-8 लोग थे ये। हाँ तो कोई ट्रक वाले ने उनको सामने से मार दिया। हाँ ट्रक पुलिस स्टेशन में, सिरपुर पुलिस स्टेशन में जमा है, हाँ। जिसकी वजह से 2 लोगों की जगह पे डेथ हो गई और 4 से 5 लोग जख्मी है। इसमें गलती किसकी नजर आ रही है इफ्तिकार भाई? गलती तो ट्रक वाले की नजर आ रही है ऐसा देखा जाए तो, मगर बता नहीं सकते अभी पुलिस वालों ने क्या एफआईआर करे उसके ऊपर है। खैर वो तो अगर ट्रक वाले की गलती होगी तो एफआईआर ट्रक वाले के ऊपर होगी, कार की गलती होगी तो एफआईआर उसके ऊपर होगी। तो अच्छा इफ्तिकार भाई, ये अजमेर से लग रहा मुझे कि ट्रक वाले के ऊपर गुना दाखिल हो जाएगा वो, क्योंकि गाड़ी टोटल लॉस हो गई ली वो। अजमेर से कहाँ जा रहे थे ये लोग? अजमेर से आ रहे थे, ये नासिक के लिए जा रहे थे। यानी अजमेर से वापस होकर नासिक जा रहे थे? के रहने वाले थे ये। अच्छा, प्रॉपर नासिक के रहने वाले? प्रॉपर नासिक के रहने वाले, शिवाजी चौक करके है वहाँ के रहने वाले। जो डेड हो गए उनका नाम है नियाज सादिक शेख, उम्र 28 है। और दूसरा आदमी है मोयुद्दीन रफीक शेख, उसकी उम्र 34 है। दोनों शिवाजी चौक के रहने वाले नासिक। हाँ। और जो जख्मी है उनका नाम है मोहसिन महमूद शेख, आया नजरुद्दीन शेख, साबिर मोइन शेख, साहिल महमूद शेख। ऐसे 4 लोग जख्मी है। ये सब नासिक के रहने वाले हैं? सब नासिक के रहने वाले हैं। ठीक है इफ्तिकार भाई, पब्लिक समाचार न्यूज चैनल में बात करने के लिए आपका शुक्रिया। मालेगांव में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मतदार एफआईआर घोटाला बाहर आया है। मालेगांव मध्य विधानसभा है, लगभग 85-90% मुस्लिम बच्चे बड़े प्रमाण में यहाँ बांग्लादेशियों ने जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। 1,26,000 मतदाता में एनामोली संदिग्ध डाउटफुल पाए गए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि चुनाव आयोग के कुछ बीएलओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर इसमें शामिल हो गए। राजकीय पक्ष के कार्यालय में बैठकर एमआईएम हो, कांग्रेस हो, उनके पार्षदों के कार्यालय में बैठकर मैपिंग हुआ है। एक बीएलओ के मोबाइल पे दिखता है कि एक अदनान अली का नाम 7 जगह, फिर भी 7 जगह मैपिंग किया गया। ऐसे 1000 नाम पाए गए कि जिनका अनेक जगह पर नाम है। हमने आज ऐसे 7 चुनाव अधिकारियों की सूची दी है जिनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने प्री एफआईआर के स्वरूप में चुनाव आयोग को यहाँ के 27,000 ऐसे नामों की सूची दी थी। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद में प्री एफआईआर में 23,555 नाम रद्द कर दिए गए हैं। मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना की, 23,555 लोग कौन है? बाहर से आए हैं, घुसखोर है, बेईमान है कि घोस्ट आइडेंटिटी है?
एफआईआर के पश्चात उसकी भी जांच होगी। जिन लोगों की मैपिंग हो गई है उन लोगों के फॉर्म नहीं आए और वो लोग अभी जो असल मतदार है अभी जिंदे दिख रहे हैं कि वो है। अब हमने जो नाम दिए और चुनाव आयोग ने जो एनोमली की जो लिस्ट निकाली है भयानक है। मैं आपको बताता हूँ 854 लोगों को मैप, यानी यहाँ के चुनाव लोकल अधिकारी ने मैपिंग कर दिया। चुनाव आयोग ने उसमें 420 लोगों को संसद डाउटफुल केसेस दिखाया। ऐसे बहुत सारे हैं। अब अगस्त महीने में 8 अगस्त महीने में 2 महीने सुनवाई होगी। ये 1,26,000 लोगों को प्रत्यक्ष बुलाया जाएगा। जो उसमें बेनामी बोगस पाया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने झूठे कागज पत्र दिया है 3 साल की सजा होगी। नीति का इस्तेमाल करके उनको रोकने का कोशिश किया, ऐसा दिखाई भी दे रहा है। इसको आंदोलन कहना या फिर विपक्ष के लोगों का एक स्टेज पर आकर भाषण करके मोदी जी मोदी जी मोदी जी की माला जपना कहना। अब न्यायालय भी इसके ऊपर सुपरविजन कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है कानून के अंतर्गत, और रोज उठ के एक आध विपक्ष का नेता न्यायालय में चला जाता है। इसको आंदोलन नहीं कह सकते, इसको कुछ पॉलिटिकल पार्टी का स्टंट हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन जो भी हो कानून के हिसाब से कार्रवाई कुछ 200-500 लोग हो रही है। इसके पहले की सरकारों में जब कुछ भी होता था तो मंत्री की जवाबदेही लेते थे, क्या कोई जवाबदेही तय करेगा? इसमें ये 200-500 लोग इस प्रकार के एकदम अचानक उठ के आ जाते। 2-2.5 करोड़ सोशल मीडिया में मैनिपुलेशन कहते हैं कि मैं जेड जनरेशन का नेता हूँ, और वहां पर वो जो 2 करोड़ में से 200 लोग भी दिखाई नहीं देते हैं। तो उसमें इनको नौटंकी कहना पड़ता है, या इसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। टीसीएस मामला जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज मशहूर है, निदा एजाज खान के नाम से, उसमें दानिश एजाज शेख की फैमिली ने हमारे मालेगांव शहर के साबिक एमएलए साहब आसिफ शेख रशीद साहब से रब्ता किया था कि उनकी हेल्प करें, मदद करें, और आसिफ शेख साहब ने मुझसे रब्ता किया और इस मामले में मुझे उन्होंने एंगेज किया था कि मैं दानिश एजाज शेख की जानिब से पैरवी करूं। आज फाइनली उसमें जो मेन आरोपी था दानिश एजाज शेख, उसकी जानिब से कोर्ट ने 75,000 रुपीज़ की सोलेंसी की बुनियाद पर उसकी आज ज़मानत मंजूर की। इस बारे में तफसील कुछ ऐसी है कि सीआर नंबर 166/2026 ये दाखिल हुआ मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में। जो इस मामले की नौहियत है वो कुछ ऐसी थी कि फरियादी जो है इसमें पीड़िता, उसने कलम 75, 79, 123, 125, 351 सबसेक्शन 1, 352 सबसेक्शन 3, 61 सबसेक्शन 2 और 34 ऑफ BNS के तहत एफआईआर दर्ज की थी टोटल 5 एक्यूज पर्सनस के खिलाफ, जिसमें एक्यूज नंबर 1 जो था तौसीफ बिलाल अतर, 2 पर दानिश एजाज शेख, 3 पर शाहरुख शौकत कुरैशी, 4 पर रफ़ीक रज़ा मेमर और 5 पर निदा एजाज खान। इसमें जो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी थी वो तौसीफ और दानिश के एतबार से थी। वो ऐसा था कि तौसीफ और दानिश ने पीड़ित को बार बार उनके धर्म की बुनियाद पर नीचा दिखाया, उनके भगवानों को बुरा भला कहा, गालियां दी, और उसी के साथ साथ तौसीफ और दानिश जो थे वो इस पीड़ित के सुपीरियर यानी इनके जो थे बॉस थे, इसलिए अपने काम का सारा लोड जो था वो इन पर डालकर, पीड़ित के ऊपर डालकर उनको मजबूर करते थे कि वो इस्लाम में शामिल हो जाए, धर्म परिवर्तन कर लें, और इसी के साथ साथ बार बार नॉनवेज खाने के लिए मजबूर करना। वो एक मालकरी थे। मालकरी यानी जो इंसान एक बार अनुष्ठान कर ले हिंदू धर्म का तो फिर वो नॉनवेज को छू तक नहीं सकता। वैसे इंसान को मुसलसल नॉनवेज खाने पर मजबूर किया गया, उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए कंपेल किया गया और उसको मारपीट भी की गई, फ़ैन फेंक कर मारा, ऐसा प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी जो कि दाखिल हुई 2 अप्रैल 2026 को 4:30 बजे।
हमने इस मामले में पैरवी करते हुए कोर्ट को ये बताया कि सबसे पहले जो पीड़ित है इसमें, उसने कहीं भी स्पेसिफिकली किसी का नाम ना लेते हुए एक कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन मोटिव के तहत सभी का नाम शुमार किया है। जैसे दानिश और तौसीफ, दानिश और शाहरुख। उसी के साथ साथ कितने तारीख को ये वाक़या पेश आया नहीं बताया गया, कौन से महीने की घटना है, कौन से साल की, उस बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया। और तो और फिरियादी के पास बहुत काफ़ी वक्त होने के बावजूद भी उसने पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाना तो बहुत दूर की बात। एक पॉश कमेटी होती है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट के तहत उसने एक डिसिप्लिनरी कम्युनिटी को भी उसने इंटीमेट नहीं किया कि मुझे मजबूर कर रहे हैं इस्लाम कबूल करने पर, ये मुझे मारपीट कर रहे हैं, ये मुझे नॉनवेज खाने के लिए कंपेल यानी मजबूर कर रहे हैं। अब अगर हम फरियाद को देखें तो ये मामला शुरू होता है 2 जनवरी 2022 से लेकर तो 23 मार्च 2026 तक, जबकि एफआईआर दाखिल होती है 2 अप्रैल 2026 को 4:30 बजे। तो इतना डिले होने के पीछे का कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रीज़न ये लोग असाइन नहीं कर पाते। और अगर ये घटना इतने दिनों से चल रही थी तो इस बारे में कहीं तो कंप्लेंट करता, किसी को तो शिकायत करता, किसी को तो बताता कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है। हमने कोर्ट में ये भी बताया कि इसके जो बहनोई हैं वो भी उसी कंपनी में सबके सीनियर बॉस, यानी जो दानिश और तौसीफ, निदा, इन सबके सीनियर सुपीरियर बॉस हैं। तो अगर ये इसी तरह से उनको कंपेल कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे, तो फिर ये कंप्लेंट उसने दानिश और तौसीफ के बॉस को क्यों नहीं की? उनको कोई भी करस्पॉन्डेंस क्यों नहीं किया? उनको भी कोई चीज़ का उन्होंने ग्रीवियंस क्यों दर्ज नहीं करवाया? तो इस बारे में तो कोई खुलासा नज़र नहीं आता। पूरी चार्जशीट देखने पर पता चलता है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो प्रिमा फेसाई, जो देखते ही प्रूव कर सके कि दानिश हो या बाकी आरोपी हो, उन्होंने ये इस तरीके का कोई गुनाह किया हुआ है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि जो पहली एफआईआर इसमें कटी, जिसमें मेजर आरोपी दानिश था, उसके बाद रज़ा मेमन, उसके साथ में शाहरुख, शौकत कुरैशी और निदा खान, ये दाखिल होती 26 मार्च 2026 को। और उसके बाद में मुसलसल 9 एफआईआर दाखिल होती हैं, जो सब की सब एक ही दिन दाखिल होती है, वो है 2 अप्रैल 2026 को। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सारे इतने दिन से सो रहे थे, किसी ने मजबूर किया, किसी ने, एक बहुत बड़ी कोई तंजीम इसके पीछे है जिन्होंने इनको कंपेल किया कि आप सब जाकर पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ। तो सभी की सभी एफआईआर 26 मार्च 2026 के बाद में एक ही दिन जो है 2 मार्च 2026 को दाखिल होती है। दानिश के खिलाफ में 2 एफआईआर दाखिल रहीं, 156/2026 और 166/2026। 156 में तो सुनवाई हो चुकी, बेल ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। अभी जो मामला था 166/2026, इसके अंदर आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एट नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नंबर 6 वीवी कटारे साहब ने 75,000 रुपीज़ की सॉल्वेंसी के ऊपर इनकी जो है आज ज़मानत मंजूर की है। जो इसमें कलम लगाए गए थे मैंने आपको बताया 75, 79, 123, 125, 351(2), 353, 61(2), 34, जो कि अगर हम आईपीसी से कंपेयर करें तो वो होता है 354, 298, उसके बाद में 153(1), 338, 34, 141 और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें सेक्शन था वो 79 था। तो ये सब सेक्शन को हमने बताया कोर्ट में कि अगर ये सब चीज़ें हुई हैं मुसलसल तो कोई डॉक्यूमेंट तो आना चाहिए। बिकॉज दानिश एजाज शेख को जो है पहले सीआर में 26 मार्च 2026 को ऑलरेडी अरेस्ट किया था, जिसमें उनको 30 मार्च 2026 तक की पुलिस कस्टडी मिली थी। उसके बाद में जब 2 अप्रैल 2026 को नई एफआईआर दाखिल होती है तो उनको फिर से ट्रांसफ़र करते हैं और 22 अप्रैल से लेकर तो मुसलसल 5 मई तक उनको पीसीआर मिलता है, जबकि 35 दिन का नोटिस भी इशू किया गया था। 35 दिन का नोटिस ये होता है जो पुराने सीआरपीसी में 41A था, जो अभी 35 दिन हो गया। और 35 दिन के नोटिस के अंदर आपको मेंशन करना होता है कि आपको आरोपी को अरेस्ट ना करते हुए आरोपी की तरफ से आपको किस चीज़ की मालूमात हासिल करनी है। और अगर आरोपी को अरेस्ट करना है तो 35(6) होता है, जिस बुनियाद पर आप मेंशन कर सकते हो कि 35(6) के तहत आरोपी को अरेस्ट किया जाए। पर 35(6) का कहीं भी खुलासा नहीं था। निदा हो या फिर दानिश हो, इनको सभी को 35 दिन की नोटिस देने के बावजूद भी अरेस्ट किया, हमने कोर्ट को बताया भी। उसी के साथ साथ जो दानिश का मोबाइल फ़ोन था वो भी रिकवर हो चुका था पहले सीआर में।
लैपटॉप था वो भी रिकवर हो चुका था, तो रिकवरी और डिस्कवरी का कोई ग्राउंड बचा ही नहीं था। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और इसके अंदर अराउंड 238 इसमें विटनेसेस हैं और दूसरे एफआईआर के अंदर 342 विटनेसेस हैं, तो ये मैटर शुरू होने से लेके कमेंसमेंट से लेके क्यूलिमिनेशन तक इसमें काफ़ी सालों का पीरियड जाएगा। और किसी बंदे को सिर्फ इस बुनियाद पे डिटेन करके रखना कि अब तक मामला जो है, जो मैटर है वो कमेंस नहीं हुआ है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, अपीयरेंस नहीं हुआ है, तो ये तो मुनासिब नहीं है। और हमने काफ़ी केस लॉस, साइटेशंस, रूलिंग, जजमेंट, ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड एपेक्स कोर्ट के कोर्ट में पेश करते हुए सब कुछ कोर्ट को बताया और कोर्ट ने हमारी बाजू मानते हुए आज दानिश एजाज शेख की बेल मंजूर की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मुख्तलिफ़ दानिशकदों और दरसगाहों के ज़िम्मेदारान और पसे पर्दा मौजूद मुख्तलिफ़ तालीमी अदारों की ज़िम्मेदार ख़वातीन, बातें बहुत तफसील से आप सबके सामने आ चुकी हैं और यहाँ मौजूद सारे ही लोग ना इम्तिहान दीनियात के बारे में नए हैं, न उनके लिए इम्तिहान दीनियात नया है। बातें हम सब जानते हैं और ये भी कि मैं तकल्लुफ़ात का आदी नहीं हूँ। चूँकि हम लोग अपने वक्त से काफ़ी देर और ताख़ीर से अपना प्रोग्राम शुरू कर सके थे, इसलिए अब मज़ीद कुछ और कहना यहाँ मुनासिब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर अर्ज़ करना है एक मुख्तसर सी बात कि आप सब हज़रात, आपका ताआवुन, आपकी मेहनत और जद्दोजहद का ये नतीजा है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस अकील मिल्ली कासमी साहब दामत बरकातुहुम की सदारत और हज़रत मौलाना मुफ्ती हामिद ज़फ़र रहमानी मिल्ली कासमी साहब दामत बरकातुहुम की सेक्रेटरीशिप में ये सिलसिला जारी और सारी है। और आज का प्रोग्राम गुज़िश्ता 6 दहाइयों के एक अजीम तसलसल का शानदार हिस्सा है। किसी नए काम को शुरू करना अपने अंदर अहमियत रखता है। माहद के बानी और उनके रुफ़क़ा ने जो खिदमत अंजाम दी, ये सही सिमत में उठाया गया एक इंतहाई ज़रूरी और ऐसा बेहतर कदम था जो सदियों पर भारी होता है। लेकिन उसी के साथ साथ किसी जारी शुदा काम को पूरी आब व ताब के साथ बाकी रखना, और न सिर्फ ये कि उसे बाकी रखना बल्कि उसकी रौनक में 4 चांद लगाना, ये भी बहुत अहमियत रखता है और इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। आप सब के ताउन और इन हजरात की रहनुमाई के नतीजे में हम इत्मीनान के साथ ये बात आज कह सकते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से सिलसिला जारी और सारी है और अल्लाह की पाक ज़ात से उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला इसी तरह रमा दमा रहेगा और उम्मत इससे फैज़ उठाती रहेगी। यहाँ पर बहुत सारी तजावीज़ तासुरात की शक्ल में आई हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ मौलाना आबिद साहब वगैरह जो इससे मुंसलिक हैं उन्होंने उसको नोट भी किया होगा। और आने वाले दिनों में मैं माहद की तरफ से पूरी उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर इन हजरात की तरफ से कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो हम लोग भी इनके साथ पूरा ताउन करेंगे। अल्लाह ताला
हम सबको अपने रास्ते की खिदमत में कबूल फरमाए और हम सबको पूरे हौसले के साथ खिदमत करते रहने और तादम वापसी अपने रास्ते की जद्दोजहद के लिए कबूल फरमाए और इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा